जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल के क्लास में प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम सब प्रश्नावली 3.3 के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसके पिछले प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न किए हैं, जितने भी उदाहरण किए हैं, सब ग्राफीय विधि से था। अब हम सब बीजगणितीय विधि से हल करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को। ठीक है, तो इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो है रैखिक समीकरण को हल करने की कुल मिलाकर विधियां क्या क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बार और यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, तो हम सब दो विधि जानते थे। पहला विधि था ग्राफीय विधि, और इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं ग्राफीय विधि। दूसरा क्या था? दूसरा था बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि दो विधि था, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में आज के इस क्लास में हम सब यही पढ़ेंगे, बीजगणितीय विधि से कैसे हल करेंगे रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन इसमें तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से हम हल कर सकते हैं इसे। पहला है यहाँ से, पहला है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो तीन प्रकार के हैं बीजगणितीय विधि में, है ना। बीजगणितीय विधि में तीन प्रकार से हम सब हल करेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि से, और एक विलोपन विधि से, एक वज्र गुणन विधि से। अगर कोई एक सवाल को तीनों विधि से हल किया जाए तो आंसर सेम आएगा। ये नहीं कि इसके द्वारा हल करोगे दूसरा आंसर आएगा, इसके द्वारा हल करोगे दूसरा आंसर आएगा, इसके द्वारा हल करोगे दूसरा आंसर आएगा। ऐसा कोई बात नहीं, चाहे जिस विधि से हल करो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, सिर्फ हल करने का तरीका अलग अलग है। तो हम सब इस क्लास में प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होना है? जैसे हमारे पास दो रैखिक समीकरण दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे दो रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखेंगे। ये व्यापक रूप है रैखिक समीकरण युग्म का, ये जो है व्यापक रूप है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप यही करना है कि किसी एक समीकरण से, चाहे इससे चाहे इससे, एक दो चाहे जिससे, किसी एक चर को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद उस चर का मान अगले समीकरण में रखकर हम एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो आएगा उसको फिर अगले समीकरण में रखकर दूसरे चर की वैल्यू निकाल लेंगे। बस यही इतना तरीका है, 3-4 स्टेप यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन विधि। तो इस क्लास में हम सब प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। तो ये इसका व्यापक रूप है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 7, जो कि पिछले क्लास में हम सब उदाहरण नंबर 6 तक पूरा कवर कर चुके हैं। तो उदाहरण नंबर 7 लेते हैं और सीखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 7 है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y इक्वल 3। दो समीकरण आपको दे रखे हैं, रैखिक समीकरण युग्म का प्रयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, आइए देखिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक एक स्टेप यहाँ पर बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अगर इन समीकरण को लिखें तो 7x माइनस 15y बराबर 2, ये हुआ समीकरण नंबर
1, दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। पहला स्टेप यही करना है, ठीक है। अब आपको अगले स्टेप में यही करना है कि किसी एक समीकरण से एक चर को बराबर कर लेते हैं, है ना। एक चर को बराबर करके उसकी जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में ही करेंगे, किसी एक समीकरण से कोई एक चर को एक पक्ष में बराबर कर लेते हैं, एक पक्ष में बराबर कर लेते हैं। पहला स्टेप आपको यही करना है कि किसी एक समीकरण को, कोई एक चर को, उसको हम एक पक्ष में बराबर कर लेंगे। जैसे हम समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 यहाँ पर लिए तो यहाँ से समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x को एक पक्ष में करना चाह रहे हैं, तो x को एक पक्ष में करेंगे। जैसे समीकरण 1 ये है तो 7x यहीं रहेगा, 7x बराबर हो जाएगा 2 + 15y, ठीक है। पक्षांतर कर लिया, 15 को उधर ले गया तो +15 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 + 15y और पूरे का बटा 7। ये x की वैल्यू आ गया। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब अगले स्टेप में, दूसरा स्टेप, अगला स्टेप में क्या करना आपको, x की वैल्यू, x का मान समीकरण अब 1 से निकाले हो तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण किस x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। अगर आप 2 से निकाले हो तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकाले हो तो 2 में रखेंगे, 1 में नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर 1 से निकाला है इसलिए 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाला होता तो 1 में रखेंगे, इतना याद रखना है। तो चलिए रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रखना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कितना है 2 + 15y और बटे में 7, यहाँ पर हमने रख लिया, और प्लस 2y और बराबर में 3, ठीक। अब इसको हल करके यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हल कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 15y और प्लस 7 दूनी 14y और पूरे का बटा 7 बराबर 3। ये हो जाएगा आपका 2 + 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। 29y और बराबर हो जाएगा 7 × 21। अब ये 21 जो है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 19y बराबर 21 माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 29 है, 19/29, यानी ये जो है आपका ये y का मान है, ठीक है। ये y का मान, एक मान आ चुका है, एक चर का वैल्यू आ चुका जो कि ये आया। अब ये जो y, अगले स्टेप में y का मान समीकरण 3 में, अब यही 3 में नहीं, चाहे 3 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, आंसर वही आने वाला। समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख लेंगे। तो 3 वाला यहाँ है, तो अपने पास आ जाएगा x बराबर, ये यहाँ पर रखना है, तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 15 गुणे, यहाँ y है, y के स्थान पे 19/29 करेंगे और पूरे का बटा कितना है 7 है। इसी को अब हल कर लेंगे,
ठीक है। चलिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको हल कर लीजिए। तो ये पहले इसके अंदर वाला हल कर लेते हैं, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 29 का 2 में 29 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और ये 2 58 हो जाएगा, 58 और प्लस ये 19 का 15 में गुणा कर लेंगे तो 5 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 1 के 5 4 9 और ये हो जाएगा 19 1 के 19, तो ये हो जाएगा 5 और 9 9 18 के 8 हासिल 1 आ जाएगा, 1 1 285 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 285 और पूरे का बटा 29 और इसका पूरे का बटा 7 अभी नीचे लगा है तो 7 कर लेंगे, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 और यहाँ आ जाएगा 8 5 13 के 1 14 और ये 3 और बटे 29 और बटे 7। अब इसका क्या करना है, ये वाला हर में गुणा हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 343 बटे 29 और गुणे 7। 7 से भाग करके देख लेते हैं, तो अगर 7 से भाग करें यहाँ से तो 7 चौक 28, 4 बार गया और यहाँ कितना बचा 28 6 तो 34 हो जाएगा और 6 63 होगा और 7 9 63, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 49 बटे कितना आ गया 29 आ गया। ये आपका x की वैल्यू आ गया। तो x और y की वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इसका भी एक सलूशन है। जैसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम ये देता है, एग्ज़ाम में लगा लिए, यहाँ पर किताब में क्या होता है कि पीछे आंसर दिया रहता है, चेक कर लेते हो हमारा आंसर सही है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करोगे, इसलिए एक बार जांच कर लेना ज़रूर होता है एग्ज़ाम में कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो जांच कैसे करोगे, तो x और y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख लीजिए, जांच हो जाएगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, ठीक है। अब x और y का मान 1 या 2 में रखने पर समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं, जांच हो जाएगा, बराबर आना चाहिए दोनों पक्ष। तो जैसे मान लीजिए इसी में रख ले रहे हैं, 2 में रख ले रहे हैं हम, तो x के स्थान पे रखो कितना 49 बटे 29 प्लस ये 2 है तो 2 गुणे ये y की वैल्यू कितना आया था 19 बटे 29 बराबर 3, ठीक। समीकरण 2 में हमने रख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, उत्तर सही है नहीं तो गलत। उनचास बटे 29 प्लस 19 दूनी 38 बटे 29 हो जाएगा बराबर 3। और इसको अगर देखा जाए हल करके, थोड़ा से यहाँ पर जगह नहीं है तो हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो जोड़िए 17 आ जाएगा और 4 3 7 1 8, ठीक। 8 8 16 1 17 और 4 3 7 1 8 बटे 29 बराबर 3, ठीक है। तो 3 9 27 होता है, 3 दूनी 6 2 8, इसको जब काटोगे 3 आ जाएगा, यानी कि 3 बराबर 3 क्या आ रहा है, तो उत्तर क्या है आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, ठीक। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 7। तो अब हम सब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 8। तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। फिर कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, अब से वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष आगे जब बढ़ेंगे, 3 वर्ष आगे बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा, ठीक है।
अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये उदाहरण नंबर 8 में बोला था 3.1 का जो प्रश्न है पहला, उसको हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, उदाहरण नंबर 8 में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपका ये जो स्टेटमेंट दिया है, स्थिति कथन जो दे रखा है, पहले हम बीजगणितीय रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब एक स्टेप हमने लिखवा दिया है, सब एक उदाहरण में स्टेप सभी लिखवा दिए हैं कि एक एक स्टेप की क्या क्या करना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले आपको पूछा क्या है, इसमें यही प्रश्न पूछा है कि आफताब की आयु बताइए और इसके पुत्री की आयु बताइए कि क्या होगा। ठीक है, पुत्री है तो पहले दोनों को मान लेते हैं कि आफताब की आयु x है, जो भी चर मानना चाहते हैं, और उसकी पुत्री की आयु y है। तो मानेंगे कि माना वर्तमान में आफताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु जो है ये y वर्ष है। इसको हमने मान लिया है। ठीक है, जो भी पूछा जाए उसको पहले मानना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है उसके हिसाब से काम करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब पहला कंडीशन देखिए क्या बोला है, कह रहा आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो 2 लोग हैं, एक आफताब हैं। देखिए कैसे हम समीकरण बनाते हैं, काफ़ी बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है, समीकरण नहीं बना पाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, आइए देखते हैं। पहले जो लोग हैं उसको लिख लीजिए, एक आफताब है, एक उनकी पुत्री है। ठीक है, ये 2 लोग हैं। अब आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और जो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष है। अब कथन क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, इसका मतलब पहले की बात हो रही है, लेकिन ये वर्तमान आयु है। तो हम क्यों ना 7 वर्ष पहले चले। कब चलेंगे, जब इसमें से घटाओगे 7 तो 7 इसमें से और 7 इसमें से हमने माइनस कर दिया। अब हो गया 7 वर्ष पहले की बात। कह रहा 7 वर्ष पहले के जो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, मैं तुमसे, है ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसके मतलब आफताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुने थे। इसका मतलब अब ये दोनों लोग कब बराबर हो जाएंगे, ये इससे 7 गुना है, 7 गुना बड़े हैं, ये 7 गुना छोटे हैं। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब इनके में हम 7 से गुणा कर देंगे। अब ये दोनों लोग कैसे हो गए, बराबर हो गए। बताओ यह कथन सही समझ में आया। ठीक है, इसी में प्रश्न में यही पूछा है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब ये वर्तमान में थे, 7 वर्ष पहले थे x - 7 x y - 7, लेकिन ये 7 गुने बड़े थे। अब ये इनको दोनों को बराबर करने के लिए पुत्री वाले में 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी दोनों लोग बराबर हो पाएंगे। तो ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x - 7 बराबर 7y और माइनस का 7 सते 49 हो जाएगा। इसको एक समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 49 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 42। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम सब अगले स्टेप में। दूसरा स्टेप, फिर अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, 2 लोग हैं, एक आफताब हैं, आफताब और एक उनकी पुत्री है। दोनों को लिख लेते हैं। अब कथन क्या कह रहा है पहले इसको समझो। कथन ये कह रहा है, ये तो हो गया। दूसरा कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो आफताब की आयु वर्तमान में x है और पुत्री की y है। कह रहा 3 वर्ष बाद की बात, 3 वर्ष आगे चले जाओ, इसके मतलब 3 वर्ष जोड़ लेते हैं दोनों में। ठीक है, जुड़ गया। अब कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब आफताब कह रहे हैं कि तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
यानी कि ये 7 गुनी आयु के हैं, सॉरी 3 गुनी आयु के, 3 गुनी आयु के हैं। अब ये दोनों लोग बराबर कब होंगे? जब पुत्री वाले में 3 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कराएंगे। अब दोनों लोग कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब इनको हल कर लेते हैं। तो x + 3 बराबर 3y और प्लस का 9, इसको हल करेंगे तो x - 3y, x - 3y हो जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x - 3y बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 9 में से 3 को घटा लेंगे। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 3 9 6 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हमने एक एक स्टेप लिखा दिया, अब बार बार नहीं लिखाएंगे। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर को एक पक्ष में बराबर कर लेते हैं। तो पहला चलिए हम समीकरण नंबर 2 से बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 से अगर हम समीकरण 2 से बराबर करें एक चर को, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 + 3y, ये हुआ समीकरण नंबर आपका 3। ठीक है, अब ये जो समीकरण 3 आया है, यहाँ से x का मान समीकरण किसी एक में रख लेंगे। 2 से निकाले हो इसलिए 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। एक में रखने पर एक में रख लीजिए, एक यहाँ है तो x का स्थान पे 6 + 3y हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 7y और बराबर माइनस का 42। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 6 को उधर ले जाते हैं और इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 4 3 7 4y हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि अच्छा दोनों माइनस हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 48। ठीक है, तो माइनस माइनस करने 4 से इसको भाग कर लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 1 के 4 और 4 दूनी 8, 12 4 48 होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है, y का मान आ चुका है। ठीक, अब हम आगे x की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है कि y की जो वैल्यू आया है समीकरण नंबर y की वैल्यू आया है समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में नहीं, चाहे जिसमें रखो, जब एक वैल्यू आ जाता है तो चाहे जिसमें रख लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ x बराबर 6 है प्लस 3 गुणे 12, x के स्थान पे 12 हो गया, और ये हो जाएगा x बराबर 6 + 12 36 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा? 42, 6 6 12 42 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया। ठीक, अब हमने माना क्या था? आफताब की आयु x वर्ष माना था। तो आफताब की आयु जो आया है, आयु वो कितना आया है? 42 वर्ष। और हमने y क्या माना था? y माना था पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु, तो आफताब के पुत्री का आयु कितना वर्ष है? 12 वर्ष है, यहाँ लिखेंगे 12 वर्ष। ठीक, अब हम यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए अभी हमने बताया कि x और y के मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लेंगे। तो लिखेंगे x y का मान समीकरण जो छोटा उसी में रख लेते हैं, 2 में रखने पर। तो यहाँ है x की वैल्यू 12 है। अच्छा, x की वैल्यू क्या है? 42 है, 42 लिखेंगे, माइनस 3 गुणे y की वैल्यू 12 लिखेंगे, बराबर 6। ये हो जाएगा 42 माइनस 12 36 12 चौक 48 होता है, और बराबर 6। इसको घटाएंगे तो 6 बराबर 6 आ गया, यानी उत्तर सही है आपका। जांच आपका क्या है? सही है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों का होता है कि समीकरण बनाना, बीजगणितीय समीकरण कैसे बनाया जाए। तो इस प्रकार से अगर बनाओगे बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 18। ठीक है, 8 है। अब हम सब अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 9। अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 9। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को लें। ठीक है,
उसमें क्या था कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया था और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपया था। कह रहा प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या पूछा है, प्रत्येक मतलब एक रबड़ एक पेंसिल का मूल्य पूछा है, तो उसको मान लेते हैं, है ना। तो वही काम हमने बताया कि सबसे पहले जो पूछा उसी को मानो। तो हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। ठीक है, सीधी सी बात। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 2 पेंसिल और प्लस 3 रबड़ ये है 9 रुपया का, दोनों मिलाकर 9 रुपये का आता है। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ जब लिया गया वो 9 रुपये का आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं? क्योंकि ये समान है, ये रुपया है, तो रुपया इसको बना लीजिए तब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कैसे बनाएंगे। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2 से गुणा कर लीजिए, 2x हो जाएगा, यानी कि 2x रुपया बन गया। अभी एक रबड़ का मूल्य y रुपया तो 3 रबड़ का 3y, और दोनों को 2x और 3y दोनों 9 रुपया के बराबर है। अब ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। ऐसे दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप, ये तो पहला था, दूसरा कह रहा है कि 4 पेंसिल प्लस 6 रबड़ दोनों मिलाकर आते हैं 18 रुपया का। लेकिन ये रुपया है, बराबर नहीं है, बराबर कर लेते हैं। 4 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का x रुपया तो 4 पेंसिल का 4x, 6 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y रुपया तो 6 का 6y, बराबर कितना हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर कॉमन होकर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, 2 चौक 8, मतलब 2 दूना 4 2x और 2 3 6 3y और बराबर 18। अब इसको काट लोगे 2 9 18 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा मिला के देखिए दिमाग से कि क्या दोनों समीकरण बराबर दिख रहे हैं, बराबर हैं। ठीक, कहने का मतलब इसका अनेक हल आ जाएगा। ठीक है, इसके हल करने के तरीके अपरिमित रूप से अनेक हैं, इसलिए हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप प्रतिस्थापन विधि आगे लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लगा रहे हैं समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, अगर समीकरण 2 से हम देखें x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, अब यही x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा 2 गुणे x के स्थान पर कितना रखना है, 9 माइनस 3y और बटे में 2 और प्लस का 3y बराबर का ये हो जाएगा आपका 9। ठीक, अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो आ गया 9 माइनस 3y और प्लस का 3y बराबर का 9। 3y से 3y कैंसिल, माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा 9 बराबर 9। यहाँ से कोई चर रह ही नहीं गया, तो चर यहाँ पर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, चर खत्म हो गए, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में जब दोनों स्थिति एक दे रखे हों तो इसका कोई हल नहीं हो सकता, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। ठीक है, तो लिखेंगे इस स्थिति का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से कितने हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, तो
बस यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 10। तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 10। कह रहा अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर 3 लें। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी? उसमें रेल वाली था क्वेश्चन। 2 रेल पटरियाँ समीकरण दे रखा है, इतना और इतना। पूछ रहा है क्या दोनों रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम सब चेक कर लेते हैं काट रहा कि नहीं। अगर x और y की वैल्यू आता है तो वह प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा दोनों। अगर नहीं आता है तो नहीं काटेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से है x + 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर हो गया आपका 1। दूसरा है 2x - +4y और -12 = 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2 दूना 4 और 2 छक 12 = 0, यानी कि x + 2y - 6 = 0। 2 का भाग करा देंगे 0 में, ये 0 बन जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 2y। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, अगर 1 में रखा जाए, 1 यहाँ है तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, 6 - 2y और यहाँ प्लस 2y और यहाँ -4 = 0। यहाँ हो गया। अब यहाँ देखो 2y से 2y क्या हो गया, कट गया। यह आ गया आपका 6 - 4 = 0, यानी कि ये उधर जाएगा तो 6 ≠ 4, मतलब 6 4 के बराबर नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 = 0। क्या 2 0 के बराबर है ना। दोनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है ना। कितना अच्छा है, देखो 6 - 4 = 0। क्या 0 आएगा? यहाँ से देखो कैसे हल हुआ, लेकिन यह बराबर ही नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं ना, यह कथन असत्य है। तो लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। ठीक है, दोनों पटरियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों समांतर पटरियाँ हो जाएंगी। जब हल नहीं है तो समांतर। जब भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर टच करें, कहीं पर स्पर्श करें, कहीं पर प्रतिच्छेद करें, तभी x और y की वैल्यू निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। इसका मतलब समांतर होंगे। ठीक है, तो ये था आपका उदाहरण नंबर 10 बच्चों। तो इसमें पर्सनली 3.3 में कुल मिलाकर 10 उदाहरण तक थे, जो कि हमने कंप्लीट करा दिया। तो अब हम सब अगले क्लास में वो क्वेश्चन नंबर जो है इसका देखेंगे, उदाहरण नंबर पर्सनली 3.3 के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम सब सीख चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अगले हम पर्सनली में इसी का प्रयोग करते, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके पर्सनली 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही सभी जो टीचर होते हैं उनका मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। क्लास अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।